डे 3 में हम बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। आईटीआर फॉर्म्स क्या होता है ये आज हम समझेंगे कि आईटीआर फॉर्म इनकम के अकॉर्डिंग चूज करना होता है, किस इनकम पे कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना होता है, ये आज हम पूरे इस लेसन में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हम पूरे इस कोर्स में समझने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा आईटीआर 1 पे, जो हमारा बेसिक कोर्स हम जो सीख रहे हैं उसमें हम आईटीआर 1 पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी का रिटर्न फाइल होता है। तो चूज द राइट इनकम टैक्स फॉर्म आईटीआर 1। आईटीआर 1 जो होता है वो होता है फॉर्म सहज कहलाता है ये। दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है उसके भी अब हम अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आईटीआर 1 किसको यूज करना होता है? जो कि एक इंडिविजुअल होता है और जो रेसिडेंट होता है। अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम अप टू 50 लाख हो सकती है। यदि 50 लाख से ज्यादा यदि किसी की इनकम है तो आईटीआर 1 चूज नहीं कर सकता। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, उसकी इनकम होनी चाहिए सैलरी की। 1 हाउस प्रॉपर्टी, यदि 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो ये फॉर्म चूज नहीं कर पाएगा। यदि 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 फाइल कर पाएगा। अदर सोर्सेस, यदि अदर सोर्सेस की इनकम है, पूरा हम डिस्कस करेंगे कि 5 हेड्स की जो इनकम होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसे कहते हैं, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज जो होता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इनकम के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म चूज करना पड़ता है। तो आईटीआर 1 किसको चूज करना है? जो इंडिविजुअल होगा, रेसिडेंट होगा, अप टू 50 लाख तक की जिसकी इनकम होगी, सैलरीड एम्प्लॉय होगा, सैलरी की इनकम होगी, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, या अदर सोर्सेज की इनकम होगी। तो ये सब इनकम यदि है तो वो आईटीआर 1 चूज कर सकता है रिटर्न फाइल करने के लिए। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, एग्रीकल्चर इनकम यदि 5000 रुपए तक यदि किसी की है तो वो आईटीआर 1 चूज करके रिटर्न फाइल कर सकता है। तो अब उसके बाद आता है आईटीआर 2। आईटीआर 2 क्या होता है? दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो इस फॉर्म को चूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस की इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन की इनकम है, या प्रोफेशन की इनकम है, तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को चूज नहीं कर सकता। जिसकी इनकम इसके अलावा है, वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, वो आईटीआर 2 यूज करेगा। तो इससे क्लियर है कि फॉर्म 2 कब यूज होगा? कोई इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, जिसकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं आईटीआर 3 की। आईटीआर 3, दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे हम आईटीआर 2 में समझ रहे थे कि यदि कोई इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, उसकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है तो आईटीआर 2 चूज करेगा। आईटीआर 3 में यदि किसी की इनकम प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आईटीआर 3 चूज करना है। आईटीआर 3 फॉर्म जो यूज होता है वो होता है बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, जिसमें डिटेल्ड इनकम रिटर्न फाइल होती है। इसमें ये वही लोग यूज करते हैं मैक्सिमम जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है। आईटीआर 3 हमको कब यूज करना पड़ता है? जब कोई अपना बिजनेस में बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है, उस कंडीशन में आईटीआर 3 चूज करना पड़ता है। और जब कोई बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता, उसके लिए फॉर्म बनाया आईटीआर 4, जो कि सुगम। इसको भी हम पूरे इस कोर्स में थोड़ा सा समझेंगे इस फॉर्म के बारे में। सबसे ज्यादा हम डिस्कस करने वाले आईटीआर 1 और दूसरा आईटीआर 4 सुगम, क्योंकि ये एक प्रिजेम्पटिव इनकम बेस्ड फॉर्म होता है। कि इसमें क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता, कुछ सेक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको टर्नओवर और प्रॉफिट एक परसेंटेज वाइज सेट करके रिटर्न फाइल करना होता है। तो दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड फर्म अदर देन एलएलपी। इसको कौन फाइल कर सकता है? फर्म भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी, एचयूएफ भी, अदर देन एलएलपी। बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, रेसिडेंट होना चाहिए, 50 लाख तक की इनकम होना चाहिए। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होनी चाहिए, विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसा कि मैंने बताया था, प्रिजम्पटिव इनकम के कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता। आपका जो साल भर का टर्नओवर होता है उसमें कुछ प्रिस्क्राइब
परसेंटेज है। यदि कोई कैश में यदि कोई टर्नओवर हो रहा है तो 8% है, और यदि कैश के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या चेक के थ्रू यदि टर्नओवर है तो 6% तक का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है टर्नओवर का। तो 44 AD उसमें यूज होता है। 44 AD है, ये प्रोफेशनल के लिए यूज होता है। नॉर्मल यदि बिजनेस है तो 44 AD, प्रोफेशनल है तो 44 AD है। और यदि कोई उसका काम कर रहा है ट्रेवलिंग से रिलेटेड, जो कोई गाड़ी से रिलेटेड, जो ट्रेवल से रिलेटेड जो होता है, उसके लिए 44A यूज होता है। तो इस केस में आपको ITR 4 सुगम चूज करना होता है। अब ITR 5 और 6 और 7 हम थोड़ा इसको समझते हैं शॉर्ट में, कि दिस फॉर्म is for person other than of individual HUF company and person filing form ITR 7। ये फॉर्म कौन चूज करता है ITR 5? दिस फॉर्म इज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, HUF नहीं होना चाहिए, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग ITR 7, मतलब जो ITR 7 फाइल कर रहा है जो कंपनी और पर्सन, वो इसको फाइल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल HUF और कंपनी जो होती है उसके अलावा जो कुछ कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, वो ITR 5 फाइल कर पाएंगे। ITR 6 होता है दिस फॉर्म इज फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कौन यूज करेगा ITR 6? कंपनीज अदर देन कंपनीज, ऐसी कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, मतलब जो अंडर सेक्शन 11 सेक्शन होता है जिसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, उस एग्जेम्पशन को यदि कोई क्लेम कर रही है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगी। ऐसी कंपनी जो कि इस एग्जेम्पशन को क्लेम नहीं कर रही है वही इस फॉर्म को चूज कर पाएगी। फॉर्म ITR 7, दिस फॉर्म इज फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 139(4)D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आज के लेसन में इतना ही था कि कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, इनकम के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग कैसे अपन को फॉर्म चूज करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ फॉर्म के बारे में आपको सही से जानकारी हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।